हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट का स्टडी करेंगे। इसके अंदर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक मैक्रोज मेजरमेंट एंड एक माइक्रोज मेजरमेंट। क्या लेंगे? मैक्रोज मेजरमेंट और दूसरा माइक्रोज मेजरमेंट। ठीक है ना। तो मैक्रोज मेजरमेंट के अंदर हम लोग तीन तरह की यूनिट देखेंगे। ठीक है, एक देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकेंड देखेंगे लाइट ईयर और तीसरा देखेंगे पारसेक। ठीक है, ये तीन यूनिट जो है हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैक्रोज सिस्टम पर, और सबसे पहला यूनिट याद रखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या याद रखो? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो बच्चों देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। याद रहेगा ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किस प्रकार से डिफाइन करोगे? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है बच्चों वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। हमेशा याद रखना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच? सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ के बीच। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको आप राउंड फिगर में लिख सकते हो या फिर हम लोग लगभग में लिख देंगे 1.496 को 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रहेगा ना। तो हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सेकेंड बच्चों होता है लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटा यूनिट माना जाता है AU, और इससे बड़ा जो होता है लाइट ईयर होता है। इससे बड़ा क्या होता है? लाइट ईयर। और उससे बड़ा होता है बच्चों पारसेक। तो ये तीनों यूनिट को आज हम लोग समझते हैं और इसके कन्वर्जन को देखेंगे। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे माइक्रोज सिस्टम में हम लोग किस किस प्रकार की यूनिट का यूज करते हैं। तो देखो बच्चों लाइट ईयर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अनदर इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वन लाइट ईयर is the distance, one light year is the distance traveled by a light in vacuum in 1 year। ठीक है ना, एक ईयर में जितना लाइट जो है वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 लाइट ईयर का जो आप वैल्यू निकालोगे 1 लाइट ईयर, तो आपने यहाँ पे देखा ना कि एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो हो जाएगा, तो देखो डिस्टेंस मेजर करना है तो स्पीड बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होगा? टाइम। तो आप क्या करो, इसकी स्पीड ले लो, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ और समय से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे एक साल, ये चूंकि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो हम पूरे एक साल को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 के से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको बता दूं आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है ना, 9.46 इंटू 10⁴ मीटर के आसपास। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। ठीक है,
तो ये हम लोग न्यूमेरिकल में बराबर यूज करते हैं ये वाला डेटा। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, तो आप भी एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना इसके आसपास आ रहा है कि नहीं। ओके, तीसरा सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है बच्चों पार्सेक को। किसको माना जाता है? पार्सेक। ठीक है, अब हम लोग पार्सेक को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये एक पार्सेक को डिफाइन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 पार्सेक, सिंपल सा मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस at which an arc of 1 astronomical unit, ठीक है। 1 parsec is the distance at which an arc of 1 astronomical unit long distance या 1 astronomical long distance subtends an angle of 1 second। ठीक है, इस तरीके से आप डेफिनेशन बनाना पार्सेक का कि 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस लॉन्ग, जितना ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो 1 सेकेंड में कितना एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो 1 पार्सेक को कैसे डिफाइन करना? 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस, वह डिस्टेंस जिसपे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकेंड में कितना एंगल फॉर्म करेगा। तो कितना एंगल फॉर्म करेगा तो चलो समझते हैं। हम लोग को पता है कि एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लेन एंगल होते हैं, एक सॉलिड एंगल होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्लेन एंगल को रेडियन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक आर ले लेता हूँ, 1 पार्सेक, क्या ले लेता हूँ? 1 पार्सेक। ठीक है ना, तो ये 1 पार्सेक क्या होगा इसी को तो डिफाइन करना है ना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाया, ये 1 सेकेंड, ये थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? 1 सेकेंड। तो ये देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकेंड में जितना एंगल बना रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों 1 पार्सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 पार्सेक। समझ में आ रहा है ना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकेंड में जितना एंगल बनाएगा, तो जितना डिस्टेंस आपने देखा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 पार्सेक कहलाएगा। तो चलो अब हम लोग 1 पार्सेक का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता है कि 1.496 इंटू क्या होता है? 10 टू द पावर 11 मीटर, या फिर आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और 1 सेकेंड को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों 1 सेकेंड जो होता है 1/60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होते हैं 60 सेकेंड के बराबर होते हैं। क्लियर है ना? 1 मिनट कितने के बराबर होते हैं? 60 सेकेंड के बराबर होते हैं। तो हम सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट पहले किए और मिनट को वापस हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमें निकलेगा बच्चों वो डिग्री में मिलेगा। ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि थीटा और रेडियन में रिलेशन, थीटा और रेडियन में 180 डिग्री जो होते हैं पाई रेडियन के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होते हैं। तो बताओ 1 डिग्री कितने के बराबर होंगे? तो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होंगे। तो आपको करना क्या है? ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1/60 इंटू 60 इंटू कर देंगे पाई अपॉन 180। अब ये जो वैल्यू निकला बच्चों ये क्या चीज में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा। क्या चीज में निकलेगा? रेडियन में। अब आप फार्मूला लगा सकते हो थीटा बराबर L बटा आर। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा ये फार्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला है। ठीक है ना? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन आर। तो बताओ L जो है वो क्या है? L आर्क है, आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये जो रेडियस निकलेगा यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 पार्सेक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 पार्सेक। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1/60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180।
अब चूंकि ये भी रेडियन में है, ये भी रेडियन, तो दोनों रेडियन में है, टेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्टली वैल्यू निकाल देंगे 1 पारसेक का। ठीक है, तो 1 पारसेक का जब आप मान निकालोगे तो देखो क्या क्या आएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लेंगे और इससे हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना के बराबर है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। और ये पारसेक इधर आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलो इसको सॉल्व कैसे करना, तो देखो 1.496 को 1.5 लिख देना और ये 60 60 और 180 सब ऊपर चला जाएगा और पाई का वैल्यू नीचे, तो पाई का वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हो। ये पूरा जब आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, एक बार आप अपने से कैलकुलेशन करना है इसको, ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगा 3.1 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर। तो ये वैल्यू होगा बच्चों 1 पारसेक का। तो देखो अब आपने तीनों डिस्टेंस को देख लिया, पारसेक का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, लाइट ईयर का, तो आपको दिख रहा होगा कि पारसेक सबसे जो है लंबा डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है। क्लियर है ना, क्योंकि 1 पारसेक जो होता है बच्चों 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। यहीं पर अगर आप देखोगे 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर जो होता है बच्चों वह 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर। तो लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे छोटा यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे बड़ा यूनिट लाइट ईयर और सबसे बड़ा यूनिट जो हो जाएगा बच्चों पारसेक। और एक पारसेक की वैल्यू याद रखना 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इन तीनों यूनिट को लेके कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक सवाल बना रहा हूं, उसके बाद आप अपने से बनाना सवाल। ठीक है, किस तरह का सवाल खुद से बनाओगे समझो। देखो रिलेशन बिटवीन, हम लोग निकालेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक। ठीक है, इन तीनों में आपसे मान लो रिलेशन बोलेगा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा ये तीनों की वैल्यू। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखोगे 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर लिखोगे, 1 लाइट ईयर की वैल्यू लिखोगे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और 1 पारसेक की वैल्यू लिखोगे कितना, 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। याद रहेगा ना। तो ये तीनों आपको वैल्यू पहले लिख लेना है। आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेना, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेंगे। अब देखो आप इसको डिवाइड करना, जैसे मान लो कि मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नीचे आएगा 1 लाइट ईयर। ठीक है, और इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर में है, ये भी डिस्टेंस मीटर में है। तो बच्चों जब इसको आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, मैं पहले से कैलकुलेशन करके रखा हूँ, ठीक है, जिससे समय बचे। ठीक है, आप खुद से इसको कोशिश करना कैलकुलेशन करने का। तो देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये सॉरी अभी इतना डिवीजन होगा। ठीक है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा 1 लाइट ईयर बराबर 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक, ये वैल्यू मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। अच्छा एक मिनट, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है ना, मैंने इसमें इससे डिवाइड किया है, तो ये तो फिर ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, मैंने इसमें नीचे वाला में ऊपर वाला से डिवाइड किया था। ठीक, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कर लेते हैं, 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 और अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। समझ रहे हो ना। अब इसका आप डिवीजन देखोगे तो आएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, बराबर 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अब आप समझ गए होंगे 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 लाइट ईयर जो होगा 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से आप सेकेंड रिलेशन निकाल सकते हो। ये मैंने फर्स्ट रिलेशन निकाला था। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन था? फर्स्ट रिलेशन था। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशन देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सेकेंड रिलेशन में हम क्या करते हैं, 1 पारसेक में डिवाइड कर देते हैं 1 लाइट ईयर से। ठीक है ना, 1 लाइट ईयर से। तो 1 पारसेक की वैल्यू लिखना 3.1 इंटू 10⁻16 और 1 लाइट ईयर की वैल्यू लिखना 9.46 इंटू 10⁻15। क्लियर है ना। अब एक 10 यहाँ पे कैरी कर लेना, तो 31 इंटू 10⁻15 और नीचे हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15। क्लियर है ना। तो 10⁻15 देखो ऊपर नीचे कैंसिल होगा और 31 में 9.4 से डिवाइड करोगे तो 3.26 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 3.26। तो ये वैल्यू निकला 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर का। किसका निकला? 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर का। तो बच्चों यहाँ से हम लोग 1 पारसेक का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो आराम से मिल जाएगा ना। 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होगा? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा। तो देखो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, जनरल कंपटीशन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होते हैं। तो क्या लिखोगे? 1 पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है ना। तो ये मैक्रोज्म सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस तरीके से हम लोगों ने तीनों यूनिट को देखा। कौन कौन? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। ठीक है, इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने ये सारे यूनिट को कैची में देखा, मीटर में देखा। इसके अलावा भी आप डिस्टेंस थोड़ा बहुत याद रखोगे, जैसे कि कुछ चीज जैसे कि 1 मान लो इंच, तो 1 इंच जो होता है 0.0245 मीटर के बराबर होता है। बहुत बार हम लोग को इंच को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या फिर मीटर को इंच में कन्वर्ट करना होता है। तो इसी तरह 1 फुट जो होता है बच्चों याद रखोगे 0.3048 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 यार्ड याद रखना, 1 यार्ड। ठीक है, 1 यार्ड जो होगा 0.9144 मीटर के बराबर होगा। क्लियर है ना। इसके बाद 1 माइल भी याद रखना। ठीक, 1 माइल 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। और एक और याद रखोगे 1 न्यूटिकल माइल, NAU होता है ना, TICL। 1 न्यूटिकल माइल जो होगा बच्चों 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर। तो समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस पर बेस्ड। अदरवाइज जनरल जो हम लोग ऐसा यूनिट को ही फॉलो करते हैं। बच्चों अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा माइक्रोज्म सिस्टम पे। ठीक है ना, माइक्रोज। ओके, तो माइक्रोज्म के अंदर देखो बहुत सारे यूनिट आएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मल्टीप्लायर होते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर। ये सब क्या है? सब जो है छोटे छोटे यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम बहुत सारा आपको छोटे छोटे यूनिट बता रहे हैं, बस उसको याद रखना है। जैसे 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। तो बच्चों 1 माइक्रोन का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है। इसकी मल्टीप्लायर जो होती है वो 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मान लो 1 माइक्रोमीटर लिखते हो तो ये 10⁻⁻6 मीटर होगा। 1 माइक्रो कूलम लिखते हो तो 10⁻⁻6 कूलम होगा। इसका मतलब माइक्रो जो है एक मल्टीप्लायर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, याद रखना। माइक्रो मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9, पिको होता है 10⁻⁻12। ये 4 तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसी तरह 1 माइक्रो फैराड अगर बोलोगे तो 10⁻�6 फैराड के क्या होता है? बराबर होता है। अब याद रहेगा ना। अगर मैं बोलूंगा 1 मिलीमीटर तो कितने मीटर के बराबर? 10⁻⁻3 मीटर के बराबर। यदि मैं बोलूंगा 1 नैनोमीटर,
ठीक है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर यदि बोलो तो 10⁻12 मीटर के बराबर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब देखो बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम, एक और आपने पढ़ा होगा, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। इसके अलावा आपने एक फर्मी भी पढ़ा होगा, फर्मी मीटर, ठीक है। 1 फर्मी मीटर, फेम्टोमीटर, फर्मी मीटर पढ़े हो ना, तो ये होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बात समझ रहे हो ना? तो ये आपको यूनिट याद रखना है जो बहुत ही छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और भी अगर देखोगे तो बहुत छोटे एरिया, ये तो डिस्टेंस वाली होगी, ये बेसिक यूनिट है जो हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इसी में मैं आपको एरिया का भी एक छोटा सा यूनिट बताता हूं, फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो बच्चों वेरी स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं 1 बर्न, BARN, और ये 1 बर्न जो होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। बहुत अच्छा यूनिट है, याद रखना, मेजरिंग फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। दैट इज 1 बर्न बराबर 10⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बर्न हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस के को मेजर करने के लिए हम लोग बर्न्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नोट में याद रखोगे, ठीक है, नोट में याद रखना कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस आर मेजर्ड इन बर्न, ठीक है। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस आर मेजर्ड इन बर्न, मेजर्ड इन बर्न, ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया। अगर मान लो हमें बड़े एरिया को मेजर करना है तो कैसे हम लोग डिस्टेंस कौन सा यूनिट यूज करेंगे, फॉर मेजरिंग लार्ज एरियाज, ठीक है। तो देखो बच्चों लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट है एकड़ है, हेक्टेयर है, ठीक है। क्या है, एकड़, ACRE एकड़। एक एकड़ जो होता है 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 एकड़ कितना के बराबर होता है, 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर। और 1 हेक्टेयर आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में भी, ये यूनिट बड़ा फेमस है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या आप इसको लिख सकते हो 10⁻4 मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है ना? तो ये हो गया लार्ज एरिया को मेजर करने का मेन 2 यूनिट्स, ठीक है ना, जो हम लोग को फिजिक्स में यूज करना है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट जो है हम लोग यूज करेंगे फॉर मेजरिंग हैवी मास, ठीक है ना, फॉर मेजरिंग हैवी मास। तो हैवी मास को मेजर करने के लिए देखो हम लोग के पास क्या क्या यूनिट है। तो सबसे पहले तो आप यूज करते हो टन, ठीक है ना, 1 टन या 1 मेट्रिक टन, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मेट्रिक टन। बच्चों 1 टन या 1 मेट्रिक टन जो होता है 1000 किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना 1 टन या 1 मेट्रिक टन कितना के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। उसी तरह 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक। एक और यूनिट याद रखोगे 1 स्लग। बच्चों 1 स्लग जो होता है 14.57 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1 पाउंड, ठीक है ना, 1 पाउंड, ठीक है। आप लोग खरीदते हो ना, ये केक वगैरह जब खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना हमें पाउंड में देने के लिए, वहां पे केजी में आप नहीं मांगते हो, डिमांड नहीं करते हो। तो 1 पाउंड जो होता है बच्चों, ठीक, 1 पाउंड जो होगा 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। कितना के बराबर होता है 1 पाउंड, 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे भी मैं आपको नोट में लिखा रहा हूं एक लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास क्या होता है। ये जीएस का भी सवाल है, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। बताओ क्या होगा? द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास जो होता है चंद्रशेखर लिमिट होता है, ठीक है ना, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट को CSL भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि 1 CSL जो होता है बच्चों, 1 CSL जो होगा 1 CSL, 1 चंद्रशेखर लिमिट जो है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर होता है। 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। अब सोच सकते हो सन के मास का 1.4 गुना कितना हैवी होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 चंद्रशेखर जो है लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट। याद रहेगा ना? तो चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर में, फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस, फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस, एकदम छोटे छोटे मासेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? तो बच्चों स्मॉल मासेस को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, 1 AMU। क्या पढ़ा आपने? 1 AMU। बच्चों 1 AMU बोलो या 1 यूनिफाइड यूनिट बोलो, क्या बोलो? 1 यूनिफाइड यूनिट, दैट इज 1 U। तो 1 U का जो वैल्यू होगा वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। याद रहेगा ना? कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रखेंगे, ये वेरी स्मॉल मास को मेजर करने का यूनिट होता है। तो जो भी एटॉमिक या न्यूक्लियर मास जो होता है इसी यूनिट में हम मेजर करते हैं। तो नोट में याद रखेंगे, द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मास आर मेजर्ड इन AMU या यूनिफाइड यूनिट। क्या लिखोगे? द एटॉमिक मास, ठीक है, एंड न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मासेस, ठीक है, एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर मास आर मेजर्ड इन AMU, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? तो चलो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है, दिमाग में रखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का, ठीक है ना, टाइम को मेजर करने के कुछ यूनिट पे बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ टाइम कितना नंबर होगा? 7 नंबर होगा ना। चलो तो क्या देखेंगे हम लोग? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे सोलर डे। इसको याद रखेंगे, सोलर डे। बच्चों सोलर डे से क्या समझते हो? तो इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो अर्थ के द्वारा जो समय लिया गया एक रोटेशन कंप्लीट होने में अब अपने एक्सिस के अलोंग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 सोलर डे। क्या बोलेंगे? 1 सोलर डे। तो कैसे डिफाइन करना? इट इज द time taken by earth to complete 1 rotation, about its axis with respect to the sun, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 सोलर डे। कैसे डिफाइन करना सोलर डे को? इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में जो पृथ्वी समय लगाता है वो एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होने में, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर डे। दूसरा जो होता है बच्चों सेडरियल डे होता है, SEDRIAL, सेडरियल डे। तो ये क्या है बच्चों? तो इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फिक्स स्टार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडरियल डे बोलते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ
अर्थ टू complete one rotation about its axis with respect to fixed star, with respect to, देखो ऊपर में हमने with respect to sun लिया था और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, with respect to a fixed star। क्लियर है ना? तो बहुत आसान है याद करना दोनों डेफिनेशन। इसके बाद तीसरा इसमें हम लोग याद रखेंगे सोलर डे। क्या याद रखेंगे? सोलर ईयर, ठीक है, या ईयर बोलो इसको। तो सोलर ईयर क्या होगा बताओ? कि इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, याद रखना, इट इज द टाइम, बहुत आसान है ये डेफिनेशन। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। बच्चों रेवोल्यूशन अलग है वर्ड और रोटेशन अलग है। रोटेशन अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना और रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना, ठीक है ना, अराउंड द सन, ठीक है ना, इन इट्स ऑर्बिट। तो याद रखना बच्चों, वन सोलर डे जो होता है अर्थ का वो 365.25 होता है, ठीक है ना। वन सोलर ईयर याद रखोगे, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग होता है, तो अर्थ का याद रखना 365.25 एवरेज सोलर डेज, ठीक है, एवरेज सोलर डेज याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैं आपको एक नोट बता रहा हूं, याद रखना कि द ईयर इन विच देयर इज ए टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। ठीक है, याद रखना, the year in which there is a total solar eclipse is called tropical year, and the year which is divisible by 4 and in which month of February जो होता है 29 होता है, उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक, दिमाग में रहेगा ना ये नोट? हाँ, याद रखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि the year in which there is a total solar eclipse is called a tropical year, and the year which is divisible by 4 and in which month of February has 29 days is called leap year। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं ल्यूनर मंथ। ठीक है, किसके विषय में बात करते हैं? ल्यूनर मंथ्स। बस 2-3 कॉन्सेप्ट और इसमें बचा है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड 10 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ल्यूनर मंथ्स किसको बोलोगे? तो इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ल्यूनर मंथ। याद रहेगा ना? इट इज द, लिख लो, इट इज the time taken by moon। सोलर ईयर में क्या हुआ? अर्थ कितना समय लिया रेवोल्यूशन करने में, सन का पूरा चक्कर लगाने में, और यहाँ पे ल्यूनर मंथ क्या बोल रहे हैं? इट इज द टाइम टेकन बाय मून, ठीक है ना, बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन around the earth, ठीक है ना, in its orbit। ओके, तो याद रखना वन ल्यूनर मंथ जो होते हैं, वन ल्यूनर मंथ कितना के बराबर होगा बताओ? 27.3 डेज के बराबर होता है। ठीक है, वन ल्यूनर मंथ कितना के बराबर होता है? 27.3 डेज के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वन सोलर ईयर याद रखना 365.25 होता है, और एक ल्यूनर मंथ 27.3 डेज के बराबर होता है। और लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने का तरीका। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं बता दे रहा हूं सेक के विषय में। सेक क्या होता है बच्चों? इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is the smallest practical unit of time. It is the smallest practical unit of time. समय का सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है बच्चों, वो सेक होता है। आपको बता दूं, एक सेक जो होता है
वो 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं कितना छोटा यूनिट है, 1 सेक 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें मेजरिंग क्वांटिटीज में फॉर मेजरिंग प्रेशर, ठीक ना, मेजरिंग प्रेशर। तो देखो फिजिक्स में हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखो बेसिकली मेन चीज ही हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। तो याद रखना 1 बार, सबसे पहले याद रखना 1 बार। तो 1 बार जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रहेगा ना, 1 बार कितना के बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना के बराबर, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पक्का याद रहेगा। तो ये फिर से लिख लो, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बच्चों यही होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर। ठीक है ना, दैट इज पीए इन शॉर्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 बार 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद याद रखना 1 मिली बार, 1 मिली बार जो होता है 10 टू द पावर 2 पास्कल, दैट इज 100 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। इसके बाद एक और लास्ट इसमें याद रखना टॉर, इसको याद रखना टॉर। बच्चों टॉर जो होता है ना 1 mm ऑफ Hg कॉलम को बोलते हैं। ठीक है ना, किसको बोलते हैं, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, और एक बार जो होता है बच्चों 760 टॉर के बराबर होता है। ये इतना सारा यूनिट जो है हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ यूनिट्स आएंगे, बट ये मेन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा यूनिट का कॉन्सेप्ट। आज हम लोगों ने देखा फिजिक्स में इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने बात किया मैक्रोज्म मेजरमेंट का और माइक्रोज्म मेजरमेंट का। इसके बाद जो है बच्चों हम लोग ये मैक्रोज्म और माइक्रोज्म पे बेस्ड जो है यूनिट पे बेस्ड 10 बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो मेहनत करो।